नमस्कार, मैं सौरभ आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल के बारे में। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती को ध्यान में रखते हुए आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है भारत के प्रमुख मार्शल आर्ट्स। हमने काफ़ी बार एग्ज़ामों में देखे हैं कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मार्शल आर्ट से। अब क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेंगे कि किस राज्य में कौन सा मार्शल आर्ट्स है, ठीक है, और आपसे ये पूछ लेते हैं कि किस मार्शल आर्ट्स में तीर धनुष का प्रयोग होता है। इसके अलावा आपसे ये पूछ लेते हैं कि कौन सा मार्शल आर्ट्स में शस्त्र का प्रयोग होता है और कौन से मार्शल आर्ट्स है जो निशस्त्र होते हैं, जिनमें हथियारों का शस्त्रों का प्रयोग नहीं होता है, जिनमें हाथ से लड़ाइयाँ लड़ी जाती है। तो इस प्रकार से तमाम क्वेश्चन आपके एग्ज़ामों में आते हैं। इसके अलावा ये भी पूछ लेते हैं कि वो मार्शल आर्ट्स कौन से हैं जिनको अंग्रेज़ों ने डर के मारे प्रतिबंधित कर दिए थे कि कभी ये मार्शल आर्ट्स का प्रयोग करके यहाँ की जनता हमसे बगावत ना कर बैठे। तो कुछ अंग्रेज़ों ने भी प्रतिबंधित किए हैं। तो कौन कौन से अंग्रेज़ों ने प्रतिबंधित किए थे, आगे चलकर हम इस पे चर्चा करेंगे। मार्शल आर्ट्स जो होते हैं ये आत्मरक्षा के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो आपने भी कभी मार्शल आर्ट्स सीखे होंगे, ठीक है। तो मार्शल आर्ट्स आमतौर पे आत्मरक्षा के लिए होते हैं। तो अगर हम इस टॉपिक की शुरुआत करने से पहले, मेरे पीछे आपको 4 पुस्तक दिखाई दे रही है। सबसे पहले हम इन 4 पुस्तक पे चर्चा करेंगे क्योंकि ये चारों पुस्तक आपके भविष्य के निर्माण में एक महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। ये चारों पुस्तकें एसके बुक्स पब्लिकेशंस की है और जो पहली बुक है उसका नाम है एसएससी जीडी कांस्टेबल। ये एक प्रकार की गाइड है जो एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। देखिए, इसमें खास बात क्या है, जो एसएससी जीडी का जो सिलेबस है जिसमें सामान्य अध्ययन, गणित, हिंदी, तर्कशक्ति का संपूर्ण कवरेज इसमें दिया गया है। एसएससी जीडी 2011 से अब तक के प्रश्नों का चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज और टाइप वाइज संकलन किया गया है। गणित और तर्कशक्ति के शॉर्ट कट ट्रिक्स भी इसमें दी गई है। एसएससी जीडी में पहले पूछे गए एमसीक्यू, मतलब एसएससी जीडी में जो अब तक एमसीक्यू पूछे जा चुके हैं, और अब टीसीएस एमसीक्यू के 4000 से ज़्यादा प्रश्नों का संकलन किया गया है। अब देखिए, 4000 से ज़्यादा प्रश्नों का संकलन इसमें है और सभी प्रश्नों की संपूर्ण व्याख्या भी दी गई है। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है इस पुस्तक का। दूसरा देखिए, गत वर्षों के पेपरों का सेट है। जो पहले जो कई वर्षों के जो पेपर हो चुके हैं उनका हमने पेपर सेट यहाँ पे रखा है। इसमें 35 प्लस पेपर्स है और प्रत्येक प्रश्न का ऑनलाइन वीडियो सॉल्यूशन भी है। जब आप पेपर सेट ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि हर पेपर सेट पे आपको एक क्यूआर कोड मिलेगा। आप उसे अपने फ़ोन से स्कैन कर कर आप उसका ऑनलाइन सॉल्यूशन घर बैठे आराम से देख सकते हैं। एक हमारे पास केवल सामान्य ज्ञान है। ये तो गाइड है, इसमें सब कुछ है, सामान्य ज्ञान भी है, हिंदी भी है, तर्कशक्ति भी है, गणित भी है, लेकिन ये केवल सामान्य ज्ञान की है जो एसएससी जीडी और एमटीएस के लिए काफ़ी यूजफुल रहेगी। विशेष क्या है, एसएससी जीडी व एमटीएस 2011 से अब तक के प्रश्नों का चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज संकलन किया गया है। एसएससी की पुरानी एमसीक्यू व नई टीसीएस एमसीक्यू के प्रश्नों का संकलन भी है। सभी प्रश्नों की संपूर्ण व्याख्या इसमें भी दी गई है। तो आइए अगली पुस्तक पे चलते हैं। ये केवल सामान्य ज्ञान की है और इस पुस्तक का नाम है सामान्य ज्ञान व्रत। ये सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए है। ये सामान्य ज्ञान केवल एसएससी जीडी और एमटीएस के लिए है, जबकि ये सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए है। चाहे वो रेलवे का कोई एग्जाम हो, चाहे एसएससी का कोई एग्ज़ाम हो, चाहे विभिन्न राज्यों में जो पुलिस भर्ती परीक्षा होती है वो हो, जैसे आप देखेंगे हरियाणा पुलिस, राजस्थान पुलिस, है ना, आप देखेंगे उत्तराखंड पुलिस,
तो इस प्रकार से सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए है। तो इन चारों पुस्तक को आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यम से खरीद सकते हैं और मैं तो कहता हूँ कि जल्दी से जल्दी इसे खरीदें ताकि आप अपने भविष्य का निर्माण कर सकें। भारत के प्रमुख मार्शल आर्ट्स। तो अब हम इस टॉपिक की शुरुआत करेंगे, किस राज्य में कौन सा मार्शल आर्ट्स है। सीधा क्वेश्चन आ जाता है, ये मार्शल आर्ट्स किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए, सबसे पहले हम मार्शल आर्ट्स को समझते हैं। मार्शल आर्ट्स का नाम आते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले जो नाम आते हैं वो एक जैकी चैन का है। इसके अलावा आप देखेंगे और भी एक नाम, जैसे भारत में देखेंगे तो टाइगर श्रॉफ और क्या नाम है उनका, अक्षय कुमार। ये कुछ प्रमुख नाम है। जब मार्शल आर्ट्स का नाम आता है हमारे दिमाग में, हमारे सामने, जब सबसे पहले इन्हीं के नाम आते हैं, जैकी चैन, भारत में अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ। तो ये सब कुछ प्रमुख नाम है मार्शल आर्ट्स में। तो देखिए, मार्शल आर्ट्स का अर्थ क्या है। तो मार्शल आर्ट्स का शाब्दिक अर्थ है युद्ध छेड़ने से संबंध कला। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि मार्शल आर्ट्स का प्रयोग पहले युद्ध कलाओं में होता था। जैसे अंग्रेजों के खिलाफ किसी स्थानीय राजा को लड़ना होता था तो मार्शल आर्ट्स का प्रयोग करता था ताकि उन मार्शल आर्ट्स के प्रयोग से अंग्रेजों को भगाया जा सके, ताकि वो हमारे राज्य पे कब्जा ना कर सके। तो अंग्रेजों के खिलाफ भी हमने मार्शल आर्ट्स का प्रयोग किया है। स्थानीय राजा होने, चाहे असम के राजा हो, चाहे दक्षिण भारत के राजा हो, है ना। तो देखिए, पहले इसे युद्ध के लिए उपयोग होने वाली एक कलाओं के रूप में असामान्य रूप से, तो पहले जो युद्ध में उपयोग कला के रूप में होता था, आज उसे हम शारीरिक स्वास्थ्य लाभ के लिए, जो पहले युद्ध में प्रयोग होते थे ये कला, लेकिन आज हम इस मार्शल आर्ट्स को शारीरिक स्वास्थ्य लाभ के लिए तथा आत्मरक्षा के एक साधन के रूप में एक प्रकार से प्रयोग किया जाता है। तो आज का जो जमाना है वो मार्शल आर्ट्स इसलिए हम कर रहे हैं ताकि एक सेल्फ डिफेंस, आत्मरक्षा, तो कहा जाता है सेल्फ डिफेंस के लिए मार्शल आर्ट्स बहुत ज़रूरी है। आजकल तो तमाम बड़ी कंपनियां भी अपने एम्प्लॉयज़ को, मेनली जो फीमेल एम्प्लॉयज़ होती हैं, उन्हें मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग देती है ताकि वो अपनी आत्मरक्षा खुद सेल्फ डिफेंस कर सके। और शारीरिक स्वास्थ्य लाभ के लिए भी एक प्रकार से मार्शल आर्ट्स किया जाता है। मार्शल आर्ट्स का एक जो उद्देश्य है कि मार्शल आर्ट्स का उद्देश्य क्या है, तो देखिए, खुद की या दूसरों की किसी शारीरिक खतरे से रक्षा करना। तो किसी भी शारीरिक खतरे से रक्षा करना, खुद की और दूसरों की, ये एक मार्शल आर्ट्स का उद्देश्य है। तो हमने देखा कि मार्शल आर्ट्स का शाब्दिक अर्थ क्या है। मार्शल आर्ट्स आजकल क्यों किए जा रहे हैं, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, उसके लाभ के लिए और सेल्फ डिफेंस के लिए, और इनके उद्देश्य क्या है, खुद की और दूसरों की किसी शारीरिक खतरे से रक्षा करना। आगे देखिए, नए भारत में सरकारी नौकरियां 100% भ्रष्टाचार रहित है। विद्यार्थी केवल अपनी योग्यता पर ही सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकता है। ऑफलाइन कोचिंग सबसे उत्तम होता है जहां पे पढ़ाई का एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रहता है। विद्यार्थी केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान देता है और रोज की दिनचर्या से अलग होता है। साथ में अध्यापक से उसका संपर्क रहता है जिससे अपने डाउट क्लियर कर सकता है। इसके लिए उपयुक्त होगा कि आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट में तैयारी करें, उन्हें बाहर ना जाना पड़े। हमारी संस्था में हॉस्टल है जहां विद्यार्थियों को कठोर अनुशासन का पालन सेना के रिटायर्ड अधिकारियों की रेख देख में होता है, जहां विद्यार्थी को स्मार्टफोन रखने की अनुमति नहीं होती। हम रात को प्रत्येक 40 से 50 लड़कों पर एक वार्डन उपलब्ध रहता है। पढ़ाने के लिए सक्षम अध्यापकों की टीम एसके बुक्स के लेखक राम सिंह यादव के नेतृत्व में कार्य करती है। पढ़ाई एक तपस्या है। यदि आपके पास समय है तो आप हमारे ऑफलाइन सेंटर में आइए। जो विषय एसएससी जीडी की भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, उनको हम विस्तार से हमारे ऑफलाइन सेंटर में पढ़ाते हैं। हम ऑफलाइन सेंटर में उन सवालों पर अधिक महत्व देते हैं जो एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा करवाने वाली संस्था पूछती है। हम बार बार टेस्ट के माध्यम से आपके कमजोर विषयों की जानकारी लेकर उनको एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं।
अब हम चलते हैं मार्शल आर्ट्स पर, ठीक है, कि कौन कौन से मार्शल आर्ट्स किस किस राज्य में है। तो सबसे पहला मार्शल आर्ट देखिए गटका, ठीक है, ये मार्शल आर्ट्स है। और जो ये मार्शल आर्ट्स है ये कहां पर है, ये पंजाब राज्य से संबंधित है। तो क्वेश्चन आएगा गटका जो मार्शल आर्ट्स है वो किस राज्य से संबंधित है, तो पंजाब से संबंधित है। और पंजाब में हमें अच्छे से मालूम है कि पंजाब में कौन सा समुदाय है, तो पंजाब में सिख समुदाय है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, गटका एक सिखों की पारंपरिक युद्ध कला है। तो एक किसकी है, सिखों की है, और सिख समुदाय पंजाब में रहता है। तो पंजाब से संबंधित कौन सा मार्शल आर्ट्स हो गया है, गटका मार्शल आर्ट्स हो गया है। गटका एक हथियार आधारित मार्शल आर्ट्स है। तो इसमें किसका प्रयोग हो रहा है, हथियारों का, मतलब इसमें शस्त्र का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। तो आपको ये याद करने पड़ेंगे कि कौन से निशस्त्र है और कौन से शस्त्र है, क्योंकि कुछ मार्शल आर्ट्स ऐसे हैं जिनमें शस्त्रों का, हथियारों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होगा। आगे देखते हैं, गटका में हथियारों का एक कौशलपूर्ण उपयोग देखने को मिलता है जिनमें सम्मिलित है। अब कौन कौन से हथियार इनमें प्रयोग हो रहे हैं, छड़ी है, कृपाण है, तलवार है और कटार है। तो ये एक प्रकार से हथियार प्रयोग हो रहे हैं। वर्तमान में, मतलब वर्तमान स्थिति में सिखों के धार्मिक उत्सवों में इस कला का शस्त्र संचालन प्रदर्शन किया जाता है। तो आजकल जो सिखों के जो धार्मिक उत्सव है उनमें भी इस मार्शल आर्ट्स, इस कला का प्रयोग होता है। आप देखिए अक्सर जो गुरु नानक देव जयंती होती है, जो गुरु गोविंद सिंह जयंती होती है, आम तौर पे जो सिखों की जो धार्मिक उत्सव है ना, इनमें भी कई बार हमने देखा है कि इसका प्रयोग होता है झांकियों के रूप में, किसी और भी रूप में इनका आपको देखने को मिलेगा गटका मार्शल आर्ट्स। इसकी जो शुरुआत है वो गुरु हरगोविंद सिंह ने की है। तो इसकी जो मार्शल आर्ट्स की शुरुआत है वो गुरु हरगोविंद सिंह ने की है, ठीक है। और गुरु हरगोविंद सिंह कौन है, तो गुरु हरगोविंद सिंह सिखों के छठे गुरु हैं भाई। आपको मालूम होगा सिखों में कुल कितने गुरु हैं, सिखों में कुल 10 गुरु हैं। जो पहले गुरु थे उनका नाम था गुरु नानक देव, और जो अंतिम या जो 10वें गुरु थे उनका नाम था गुरु गोविंद सिंह। लेकिन जो छठे गुरु हैं वो है गुरु हरगोविंद, और जो 5वें थे उनका नाम था गुरु अर्जुन देव, ठीक है। जो गुरु हरगोविंद सिंह है इन्होंने ही क्या बनाया था, इन्होंने ही अकाल तख्त का निर्माण किया था। तो अकाल तख्त का निर्माण किसने किया, तो हरगोविंद सिंह ने किए थे, और ये सिखों के छठे गुरु है, इन्होंने ही इसकी शुरुआत की है गटका की। तो आप याद कर सकते हैं गटका मतलब पंजाब का मार्शल आर्ट्स है। आगे देखिए, अगला है सिलंबम, महत्वपूर्ण मार्शल आर्ट्स है। और जो सिलंबम है ये मार्शल आर्ट्स किस राज्य का है मेरे प्यारे बच्चों, ये तमिलनाडु राज्य का है। कहाँ का है, तमिल का। तो आप इसको याद कैसे कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे सिल और मिल, तो आप आसानी से याद कर पाएंगे। सिल मिल, क्या नाम, सिल मिल, आप बार बार बोलिएगा सिल मिल। तो सिलंबम मतलब तमिलनाडु, तो ये तमिलनाडु का मार्शल आर्ट्स है। आप आसानी से इसको ऐसे याद कर सकते हैं। तो देखिए सिलंबम तमिलनाडु का एक हथियार आधारित भारतीय मार्शल आर्ट्स है। तो इसमें भी किसका प्रयोग हो रहा है, हथियार का ही प्रयोग हो रहा है। सिलंबम एक प्रकार की लाठी चलाने की कला है। तो इसमें क्या चलाई जाती है, इसमें लाठी चलाई जाती है। जबकि आप देख रहे थे कि जो गटका है इसमें छड़ी, कृपाण, तलवार और कटार का प्रयोग हो रहा है, इसमें किसका प्रयोग हो रहा है, लाठी का प्रयोग हो रहा है। पांड्या, चोल, चेर वंश के राजाओं ने अपने शासनकाल के दौरान इसे बढ़ावा दिया। पांड्या, चोल और चेर, ये जो वंश है ये दक्षिण भारत के वंश है। इन्होंने अपने शासनकाल के दौरान
इस मार्शल आर्ट्स को काफ़ी बढ़ावा दिया है। ये देखिए यहाँ पे एक आपको एक तमिल साहित्य मिलेगा, तमिल साहित्य, और इस तमिल साहित्य का नाम क्या है, शिला पवादिकारम। ठीक है, तो शिला पवादिकारम जो है इसमें देखने को मिलता है इसके बारे में। तो इसकी जो ये जो मार्शल आर्ट्स है सिलंबम, इस सिलंबम की जानकारी हमें एक तमिल साहित्य है जिसका नाम है शिल्वापादिकारम, तो इसमें इसकी जानकारी हमें मिल जाती है। देखिए यहाँ पे विदेशी व्यापारियों को सिलंबम लाठियां, तलवार और कवच के रूप में विक्रय का संदर्भ दूसरी ईस्वी के इस तमिल साहित्य में भी हमें जानकारी मिल जाती है। आगे देखिए, ऐसा माना जाता है कि यह कला अपने उत्पत्ति राज्य से मलेशिया पहुंची। तो जहां इसका उत्पत्ति हुआ है वहां से ये मलेशिया तक पहुंची है। ठीक है, मलेशिया पहुंची, यहां पर यह आत्मरक्षा की विधि के अलावा एक प्रसिद्ध खेल के रूप में भी जाना जाता है। तो ये जो सिलंबम मार्शल आर्ट्स है ये है तो ओरिजिन कहाँ का, तमिलनाडु का, लेकिन इसकी पहुंच कहां तक हो गई है, मलेशिया तक हो गई है, और मलेशिया में इसे आत्मरक्षा की विधि के लिए प्रयोग किया जा रहा है। तो मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि सेल्फ डिफेंस के लिए मार्शल आर्ट्स बहुत जरूरी है। ठीक है, ऋषि अगस्त्य द्वारा इस मार्शल आर्ट शैली का निर्माण किया गया है। तो जो ये मार्शल आर्ट्स था सिलंबम, इसका जो निर्माण है ये ऋषि अगस्त्य ने किया है। किसने किया है, अगस्त्य ने। जबकि जो गटका जो मार्शल आर्ट्स था वो गुरु हर गोविंद सिंह ने किया है। अगला मार्शल आर्ट्स देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई ये मार्शल आर्ट्स, कलारीपयट्टू। ये जो मार्शल आर्ट्स है ये किस में है, ये केरल राज्य से संबंधित है। तो आपसे पूछा जाएगा कलारीपयट्टू जो मार्शल आर्ट्स है ये किससे संबंधित है, तो केरल राज्य से संबंधित है। आसानी से याद कर पाएंगे, आसानी से कैसे याद कर पाएंगे, तो देखिए ये किससे संबंधित है, केरल से संबंधित है। ठीक है, तो देखिए कैसे कलारी और कैसे केरल। ठीक है, या आप इसको ऐसे बात कर सकते हैं, देखिए इसके शुरुआत के शब्द देखिए, इसमें शुरुआत में कै, ले और रे ये शब्द प्रयोग हो रहे हैं। तो इसमें भी देखिए कै, रे, ले, यही तीन शब्द है, बस इसमें फर्क ये है कि पहले ले और फिर रे आ रहा है, इसमें रे और फिर बाद में ले आ रहा है। तो ये मिलता जुलता सा है, आसानी से आप इसको याद कर पाएंगे। ठीक है, कलारी, के से कलारी और के से केरल भी आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, आसानी रहेगी। एग्जाम के टाइम आपके माइंड में स्ट्राइक कर सकता है, के से कलारी, के से केरल। यह भारत का सबसे पुराना मार्शल आर्ट्स में से एक है। तो ये मैं कह सकता हूं ये ओल्डेस्ट मार्शल आर्ट्स है भारत का। ठीक है, इसकी उत्पत्ति लगभग 3री शताब्दी ईसा पूर्व केरल राज्य में हुई है। तो इसकी उत्पत्ति 3री शताब्दी ईसा पूर्व लगभग केरल राज्य में हुई है। आगे देखिए, ये जो कलारीपयट्टू ये जो मार्शल आर्ट्स है, इसमें जो कलारी शब्द है, ये वाला शब्द, ये कलारी जो शब्द है ये एक मलयालम शब्द है। कैसा शब्द है, मलयालम। और मलयालम भाषा किस राज्य में बोली जाती है, केरल में बोली जाती है। और ये एक शास्त्रीय भाषा भी तो है। ये कैसी भाषा है, शास्त्रीय भाषा है भाई। ठीक है, तो भारत में वर्तमान समय में कितनी शास्त्रीय भाषा है भाई, तो वर्तमान समय में भारत में 11 शास्त्रीय भाषा है। 6 हमारे पास पहले थी, अभी भारत सरकार ने 5 नई शास्त्रीय भाषा की घोषणा कर दी है। तो 6 पुरानी, 5 नई, तो 6 और 5 11। उन 11 में हमारे पास एक मलयालम शास्त्रीय भाषा है और केरल राज्य में बोली जाती है। तो कलारी एक मलयालम शब्द है जिसका अर्थ क्या है, जिसका अर्थ है विद्यालय, व्यायामशाला, प्रशिक्षण कक्ष, जहां मार्शल आर्ट्स का अभ्यास किया जाता है। तो जिस विद्यालय में, जिस व्यायामशाला में, जिस प्रशिक्षण कक्ष में हमें मार्शल आर्ट्स का अभ्यास कराया जा रहा है उसे कहते हैं कलारी। तो वहीं से ये नाम आ गया।
अभ्यास किया जाता है या सिखाया जाता है। ठीक है, इसे आधुनिक कुंग-फू, ये नाम आप अक्सर सुनते होंगे, कुंग-फू का जनक भी इसे माना जाता है, इस मार्शल आर्ट्स को। भगवान परशुराम, तो भगवान परशुराम इस मार्शल आर्ट्स का जनक माना जाते हैं। अंग्रेजों ने इस मार्शल आर्ट्स को प्रतिबंधित कर दिया था। तो आप हमेशा याद रखिए वो कौन कौन से मार्शल आर्ट्स है जो अंग्रेजों ने प्रतिबंधित कर दिए थे। तो एक है कलारीपयट्टू, इसको मार्शल आर्ट्स को अंग्रेजों ने प्रतिबंधित कर दिया था। ठीक है, जब अंग्रेजों का अधिकार एक प्रकार से केरल की तरफ हुआ, केरल वाले क्षेत्र में हुआ, तो अंग्रेजों ने सोचा कि हम क्यों ना इसको प्रतिबंधित कर दे, नहीं तो अन्यथा जो ये लोग हैं जो ये मार्शल आर्ट्स जानते हैं, ये हमारे खिलाफ बगावत कर सकते हैं या इस मार्शल आर्ट्स का हमारे खिलाफ हमारे युद्ध में कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए, अगला मार्शल आर्ट्स है थांग था। ठीक है, इस थांग था को ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है, और एक है सरित सरक। तो ये दो अलग अलग मार्शल आर्ट्स है और ये कहाँ होता है, ये मणिपुर में है भाई। कहाँ पर है, ये मणिपुर राज्य से संबंधित मार्शल आर्ट्स है। अब देखिए मणिपुर मतलब क्या है, मणिपुर मतलब है मणि, क्या है, मणिपुर मतलब मणि। तो हम मणिपुर को मणि मानकर चलते हैं अक्सर, तो मणिपुर मतलब मणि, और थांग को हम ऐसे लिख दे मांग, है ना। तो देखिए मणि, अक्सर लोग मनी मांगते रहते हैं, है ना, मनी मांगना ये लोगों की आदत हो चुकी है ना। तो मनी मांग मतलब क्या, थांग मणिपुर। ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हैं, मणिपुर मतलब मणि और थांग मतलब मांग, तो मांग थांग और मणिपुर। ठीक है, आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, आसानी से आपको ऐसे याद हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, तो ये मणिपुर के मेहिती लोगों द्वारा सर्जित थांग था एक शस्त्र मार्शल आर्ट्स है। ये इंपॉर्टेंट हो गया कि इसमें भी क्या प्रयोग हो रहा है, शस्त्र का प्रयोग इसमें भी हो रहा है, जो किसके द्वारा किया जा रहा है, मेहिती लोगों द्वारा किया जा रहा है। दूसरी तरफ सरित सरक एक निशस्त्र मार्शल आर्ट्स है। तो ये तो कैसा हो गया है, ये हो गया है शस्त्र और ये हो गया है निशस्त्र, लेकिन दोनों के दोनों मणिपुर के हैं, दोनों के दोनों कैसे हैं, मणिपुर के मार्शल आर्ट्स हैं। ठीक है, जिसमें हाथापाई के रूप में युद्ध किया जाता है, हाथों से लड़ते हैं, हाथापाई करते आपने देखा होगा अक्सर, है ना। तो हाथापाई के रूप में इस युद्ध का प्रयोग होता है। मणिपुरी राजाओं द्वारा अंग्रेजों से लड़ने के लिए इसका सफलतापूर्वक उपयोग किया जाता था। ये आ गया एक पॉइंट, देखिए मणिपुरी जो राजा थे, मणिपुर की जो राजा थे एक प्रकार से, वो अंग्रेजों से लड़ने के लिए इसका सफलतापूर्वक उपयोग किया जाता था। तो स्वाभाविक है जब अंग्रेज मणिपुर वाले क्षेत्र पे कब्जा करेंगे, है ना, तो फिर अंग्रेज इसे भी प्रतिबंधित कर देंगे। तो अंग्रेजों ने कलारीपयट्टू और थांग था, ये मार्शल आर्ट्स, एक सिलंबम मार्शल आर्ट्स, ये तीन वो मार्शल आर्ट्स है जिन्हें अंग्रेजों ने प्रतिबंधित कर दिया था। ठीक है, तो अंग्रेजों द्वारा इस क्षेत्र पर अधिकार स्थापित हो जाने पर इन कला रूपों पर प्रतिबंधित लग गया। ठीक है, आगे देखिए, थांग का अर्थ होता है तलवार। तो थांग का अर्थ तलवार है, जबकि था का अर्थ होता है भाला। तो ये जो थांग था ना, थांग था, इस थांग का अर्थ तलवार है और ता का अर्थ क्या है, भाला है। तो थांग था और सरित सरक एक साथ, देखिए वैसे तो ये दोनों अलग अलग मार्शल आर्ट्स हैं, दोनों मणिपुर के हैं, एक शस्त्र एक निशस्त्र है, लेकिन जब इन दोनों को इकट्ठा लिखा जाएगा तो कैसे लिखा जाएगा, ह्युएन लालोंग, है ना। जब इन दोनों को इकट्ठा बोला जाता है, एक साथ बोला जाता है, तो फिर इसे कहा जाता है ह्युएन लालोंग। तो सीधा क्वेश्चन ये भी आ सकता है, ह्युएन लालोंग जो मार्शल आर्ट्स है ये कहाँ से संबंधित है, मणिपुर से है, क्योंकि ये दोनों मणिपुर से, दोनों को इकट्ठा बोला जाता है वो, तो आंसर आपका मणिपुर आ जाएगा। अगला देखिए, अगला मार्शल आर्ट्स क्या है, चेहिबी गदगा।
कौन सा मार्शल आर्ट्स है भाई? चेहिबी गदगा। ठीक है, ये भी मणिपुर का है। ठीक है, तो मणिपुर के सबसे प्राचीन मार्शल आर्ट्स में से एक चेहिबी गदगा के अंतर्गत एक तलवार और एक ढाल का उपयोग करके युद्ध किया जाता है। तो इसमें किसका प्रयोग हो रहा है भाई? तलवार का और ढाल का उपयोग करके युद्ध किया जाता है। कहाँ का मार्शल आर्ट्स है? मणिपुर का है। तो इसमें भी किसका प्रयोग हो गया है? शस्त्र का प्रयोग हो गया है। लेकिन बाद में कहते हैं कि इस मार्शल आर्ट्स में कुछ संशोधन किए गए। वो संशोधन क्या है? देखिए, इसमें संशोधन करके तलवार के स्थान पर एक मुलायम चरम आवरण युक्त छड़ी, पहले तलवार का प्रयोग होता था लेकिन अब तलवार नहीं होकर क्या कर दिया है? मुलायम चरम आवरण युक्त छड़ी और एक चरम निर्मित ढाल का उपयोग किया जाने लगा। आगे देखिए, परिखंडा मार्शल आर्ट्स है, महत्वपूर्ण मार्शल आर्ट्स है भाई परिखंडा। और परिखंडा जो मार्शल आर्ट्स है ये कहाँ का है? ये बिहार राज्य का मार्शल आर्ट्स है भाई। ठीक है, इसको सिंपल से कैसे याद करोगे? परी जो होती है, आप देखेंगे गले में उसके हार होता है। तो देखिए, परी और बिहार का हार। तो परी गले में क्या पहनती है भाई? हार पहनती है ना। तो देखिए, परी बिहार, तो परिखंडा क्या हो गया? बिहार हो गया है। राजपूतों द्वारा सर्जित परिखंडा बिहार के मार्शल आर्ट्स का एक रूप है। परी जिसका अर्थ है ढाल, जबकि खंडा का अर्थ होता है तलवार। तो तलवार क्या हो गया है? शस्त्र हो गया। तो ये भी कैसा मार्शल आर्ट्स हो गया भाई? शस्त्र मार्शल आर्ट्स हो गया है। ठीक है, तो परिखंडा ये बिहार का है। ठीक है, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो जानकारी हमें याद करनी है वो ये है, परिखंडा मार्शल आर्ट्स छऊ लोक नृत्य का आधार है। जो ये छऊ लोक नृत्य है ये आधार है इसका। ठीक है, तो छऊ लोक नृत्य का आधार क्या है? परिखंडा मार्शल आर्ट्स। जब आप इस लोक नृत्य को देखोगे तो इसमें आपको परिखंडा जो मार्शल आर्ट्स है इसकी कुछ झलक मिल सकती है। तो इस पे है ना, इस परिखंडा जो मार्शल आर्ट्स है छऊ लोक नृत्य का आधार है। ठीक है, अगला देखिए, अगला कौन सा मार्शल आर्ट्स है भाई? थोडा। थोडा मार्शल आर्ट्स। और थोडा मार्शल आर्ट्स कहाँ का है भाई? ये हिमाचल प्रदेश का है। कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का। अब इसको आप कैसे याद कर सकते हैं? देखिए, आप इस हिमाचल को हिमालय मान लीजिए, हिमाचल हिमालय। ठीक है, और आप देखेंगे हिमालय जो है इस पर जो माउंट एवरेस्ट है, मतलब हिमालय जो है, हिमालय की आपने देखा होगा कि अक्सर माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो 8,848 मीटर है ना। और कई बार आप देखेंगे 8,850 मीटर है ना। तो देखिए हिमालय की हाइट बढ़ रही है ना। तो हिमालय की हाइट बढ़ रही है मतलब हाइट थोड़ा थोड़ा बढ़ रही है ना, थोड़ा थोड़ा। तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा, तो थोड़ा थोड़ा किसकी हाइट बढ़ रही है? हिमालय की। तो थोड़ा थोड़ा किसका आ गया है? हिमाचल का। ठीक है, तो आपको बस ऐसे याद करना है कि हिमालय है, हिमालय का थोड़ा थोड़ा बढ़ रही है, तो थोड़ा थोड़ा मतलब हो गया हिमाचल, हिमालय मतलब हिमाचल। ठीक है, यहाँ पे ऐसे याद कर सकते हैं आप। तो आगे देखिए, तो थोड़ा कहाँ का आ गया है भाई? हिमाचल का मार्शल आर्ट्स है। तो देखिए यह मार्शल आर्ट्स खेल और सांस्कृतिक का एक मिश्रण है। लकड़ी के धनुष और तीर का इस्तेमाल किया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। आपसे पूछेंगे कौन सा मार्शल आर्ट्स है जिसमें तीर और धनुष का प्रयोग होता है, तो आप बताएंगे थोड़ा मार्शल आर्ट्स वो है। ठीक है, आगे देखिए, मार्शल आर्ट्स एक खिलाड़ी की धनुर्विद्या कौशल पर निर्भर करता है। देखिए आप देखिए, जो अर्जुन है महाभारत में है ना, अर्जुन है, इसके अलावा देखेंगे कर्ण है, ये मतलब ये धनुर्विद्या कौशल थे है ना, तीर बाण चलाने में माहिर थे ये। इस खेल में दो समूह होते हैं। इस खेल में क्या होते हैं? दो समूह होते हैं, और प्रत्येक समूह में कितने लोग होते हैं भाई? 500 लोग होते हैं। और दोनों दलों को पशी और साथी कहा जाता है। तो इसमें दो समूह होते हैं और दो समूह में 500 लोग होते हैं, मतलब एक समूह में 500 लोग होते हैं। और दोनों समूह का जो नाम है वो ये है पशी और साथी, जिन्हें महाभारत के पांडवों और कौरवों का वंशज माना जाता है। तो जो इसमें जो दो दल बनेंगे 500 के, पशी और साथी, वो
किसके वंशज माने जाते हैं? तो पांडवों और कौरवों के वंशज माने जाते हैं। तो मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जो थोड़ा मार्शल आर्ट्स था, इसकी झलक हमें कहां देखने को मिलती है? महाभारत में भी इसका हमें थोड़ा सा जानकारी मिल सकती है। ठीक है, आगे देखिए। इसे प्रतिवर्ष बैसाखी के दौरान खेला जाता है। तो बैसाखी के दौरान खेला जाता है। आपको पता है कि बैसाखी जो है ये मेनली जो पंजाब है, पंजाब का एक प्रमुख त्योहार है बैसाखी। और इसी बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को भी हुआ था। तो मैंने आपको यहाँ पे एक थोड़ी सी एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी कि बैसाखी के दिन ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला मार्शल आर्ट्स देखिए भाई, अगला मार्शल आर्ट्स है मर्दानी खेल। कौन सा है? मर्दानी खेल। और मर्दानी खेल कहां का है? ये महाराष्ट्र का मार्शल आर्ट्स है भाई। तो मैं से मर्दानी और मैं से महाराष्ट्र, तो याद कर सकते हैं मैं से मर्दानी, मैं से महाराष्ट्र। इसके अलावा आप ऐसे याद कर सकते, देखिए एक मूवी आई थी मर्दानी, ठीक है। तो मर्दानी एक मूवी आई थी रानी मुखर्जी की, है ना। तो मर्दानी मूवी मतलब क्या है? बॉलीवुड, और बॉलीवुड कहाँ है? महाराष्ट्र, मुंबई में, है ना। तो आप ऐसी बात कर सकते हैं, ठीक है। यह पारंपरिक महाराष्ट्र का एक सस्तर मार्शल आर्ट्स है जिसका प्रचलन व्यापक रूप से कोल्हापुर, तो महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक प्रकार से ये इसका गढ़ माना जाता है, इस मार्शल आर्ट्स की उत्पत्ति मानी जाती है मार्शल आर्ट्स की, मर्दानी खेल। अगला है लाठी। यह पश्चिम बंगाल और पंजाब में लोकप्रिय मार्शल आर्ट्स है। कहां पर है? पश्चिम बंगाल में और पंजाब में लोकप्रिय मार्शल आर्ट्स है, ठीक है। आपने देखा होगा अक्सर लाठी जो होती है, लाठी का प्रयोग पुलिस वाले भी करते हैं, पुलिस वालों के पास भी लाठी होती है। और पुलिस वाले लाठी किस लिए प्रयोग करते हैं? जो मान लीजिए कोई भीड़ हो गई, अनियंत्रित भीड़ हो गई, उसको हटाने के लिए अक्सर लाठी चार्ज करती है पुलिस। तो लाठी पकड़ते कैसे है? पंजे से पकड़ते हैं, पंजा मतलब पंजाब, ठीक है। और कहाँ मार करते हैं? पीछे, पीठ पे करते हैं, पीछे, पीछे मतलब पश्चिम, ठीक है। तो लाठी से मतलब हो गया पश्चिम बंगाल और पंजाब में एक लोकप्रिय मार्शल आर्ट्स है, ठीक है। लाठी मार्शल आर्ट्स में इस्तेमाल होने वाला विश्व का सबसे पुराने हथियारों में से एक है। तो लाठी जो है ये मार्शल आर्ट्स में प्रयोग होने वाली एक बहुत पुराना एक प्रकार से हथियारों में से हम इसे शामिल कर सकते हैं। इनबुआई कुश्ती, यह मार्शल आर्ट्स मिजोरम का है भाई। किसका है? मिजोरम का है। इसका उद्भव मान्यता के अनुसार 1750 ईस्वी में हुआ है, ठीक है। तो एक अगला मार्शल आर्ट्स कौन सा था? इनबुआई, ये मिजोरम में है। मुष्टि युद्ध, और मुष्टि युद्ध जो मार्शल आर्ट्स है वो कहाँ का है भाई? वाराणसी का है, ठीक है। और वाराणसी कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में, जिसे हम काशी भी कह देते हैं। यह एक निशस्त्र मार्शल आर्ट्स है। तो देखिए मणिपुर का एक था, क्या नाम था उसका? सरित सरक, है ना। एक ये आ गया मुष्टि युद्ध, जो निशस्त्र मार्शल आर्ट्स है, जो मुक्केबाजी के समान है। किसके समान है भाई? मुक्केबाजी के। यह मार्शल आर्ट्स 1960 के दशक में काफी लोकप्रिय था। जो 1960 का दशक रहा, मतलब 1960 से 1970 का जो दशक रहा है, उसमें ये काफी लोकप्रिय रहा। लेकिन फिलहाल अब इसे कम देखने को मिलता है ये मार्शल आर्ट्स, है ना। इसमें लात, घुस्से, घुटने और कोहनी से वार करने जैसी तकनीकों का उपयोग होता है। आप अक्सर देखते होंगे लात, घुस्से चलते हैं ना, और कोहनी का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से कुछ इस मार्शल आर्ट्स में इनका प्रयोग होता था, इन तकनीकों का। अगला देखिए मलखंब, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट भाई। क्वेश्चन आता है कि बताइए मध्य प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? मलखंब, ठीक है, मलखंब। तो देखिए मलखंब दो शब्द, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। मल मतलब पहलवान या बलवान, तथा खंब, खंब मतलब खंबा या पोल से मिलकर बना है। और इस मार्शल आर्ट्स में किसका प्रयोग होता है? इस मार्शल आर्ट्स में पोल का प्रयोग होता है, रस्सी का प्रयोग होता है, ठीक है। तो देखिए यह भारत का एक पारंपरिक खेल है जिसमें खिलाड़ी लकड़ी के एक खंबे और रस्सी के ऊपर तरह तरह के करतब दिखाता है। आप देखिए पोल के ऊपर विभिन्न प्रकार के करतब दिखाते हैं खिलाड़ी, जिसे आप मलखंब कहते हैं। तो इसमें पोल, रस्सी का एक मेनली प्रयोग होता है।
और ये दो शब्दों से मिलकर बना है मल और खंभ, ठीक है। और ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में प्रचलन है, ठीक है। तो देखेंगे तो मलखंभ, क्या नाम था इसका, मलखंभ। तो कैसे याद कर सकते हैं, मैं से महाराष्ट्र, मैं से मलखंभ, मैं से मध्य प्रदेश, मैं से मलखंभ, आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। और 2013 में मध्य प्रदेश द्वारा मलखंभ को राजकीय खेल घोषित किया गया। तो मध्य प्रदेश जो है राज्य, उसने अपना राजकीय खेल घोषित किया है मलखंभ को 2013 में। और मलखंभ के लिए, मलखंभ का कैसे, ये जो मलखंभ जो खेल है इसका कैसे विकास किया जाए, इसके लिए तो एक अलग से संस्था भी बनी है ना। तो देखिए, और इसके लिए मध्य प्रदेश की जो सरकार है एक मलखंभ खेल में एक अलग से पुरस्कार भी देती है। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मलखंभ खेल से संबंधित प्रभाष जोशी पुरस्कार दिया जाता है। तो एग्जाम में कभी पूछे प्रभाष जोशी पुरस्कार किस खेल से संबंधित है, तो ये आप बता देंगे मलखंभ से संबंधित है। और कौन सी सरकार देती है, तो मध्य प्रदेश की सरकार देती है, ठीक है। और देखिए, मलखंभ के पुनर्विकास में योगदान देने वाले उज्जैन निवासी बामशंकर जोशी, तो बामशंकर जोशी का एक महत्वपूर्ण योगदान है मलखंभ के पुनर्विकास के लिए। और इसके लिए एक अखिल भारतीय संगठन बनाया गया जिसका नाम है मलखंभ फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1981 में की गई है। तो मलखंभ का विकास करने के लिए एक संस्था, एक हमारे पास एक फेडरेशन है जिसका नाम है मलखंभ फेडरेशन ऑफ इंडिया, की स्थापना 1981 में की गई है। तो अब देखिए, भारत के कुछ अन्य मार्शल आर्ट्स है। अभी तक हमने पढ़े थे, है ना, सिलंबम पढ़ा था, गटका पढ़ा था, परिखंडा। तो कुछ और अन्य मार्शल आर्ट्स भी है, जरा हम उन पे नजर डाल देते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ लिखे है मार्शल आर्ट्स के नाम, यहाँ लिखे है उत्पत्ति स्थल की, उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई है। एक मार्शल आर्ट्स है जिसका नाम है पाइका, तो पाइका उत्पत्ति कहाँ हुई है, उड़ीसा में हुई है। तो एग्जाम में पूछ लेंगे, बताइए पाइका किस राज्य का मार्शल आर्ट्स है, तो बता देंगे उड़ीसा का मार्शल आर्ट्स है। स्काई कहाँ का मार्शल आर्ट्स है, तो ये कश्मीर का मार्शल आर्ट्स है भाई। काठी सामू, तो काठी सामू कहाँ का मार्शल आर्ट्स है, ये आंध्र प्रदेश का मार्शल आर्ट्स है भाई, ठीक है। आंध्र को आप ऐसे मान के चलिए अंधा, ठीक है, आंध्र प्रदेश के, मतलब आंध्र जो है अंधा, और अंधे को चलने के लिए लाठी चाहिए, लाठी मतलब काठी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। मल्लायुद्ध, ठीक है, मल्लायुद्ध दक्षिण भारत में होता है। और इसका जो एक प्रकार से सिद्धार्थ गौतम जो भगवान बुद्ध है, और राजा कृष्णदेव राय जो एक विजयनगर साम्राज्य के महान राजा रहे हैं, अकबर के एक प्रकार से, बाबर के एक प्रकार से समकालीन रहे हैं, इसका अभ्यास करते थे। तो एक तो राजा कृष्णदेव राय जो विजयनगर साम्राज्य के एक राजा थे, और सिद्धार्थ गौतम ये इसका अभ्यास करते थे, मल्लायुद्ध जो दक्षिण भारत में है, ठीक है। क्रिप एक मार्शल आर्ट्स, एक प्रकार से एक कुश्ती है, रेसलिंग है एक प्रकार से, ये निकोबार में होती है। वर्मा कलाई तमिलनाडु में है भाई, है ना। वर्मा कलाई कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। इसके अलावा हमने देखा था एक तमिलनाडु में एक और था, क्या नाम था उसका, सिलंबम, ठीक है। कट्टू वरसाई भी कहाँ पर है, ये तमिलनाडु में है, ठीक है। तो कट्टू वरसाई के बारे में एक जानकारी है कि ये संगम साहित्य, नोट में देखिए, सर्वप्रथम संगम साहित्य में उल्लेखित है ये। तो क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, बताइए कौन सा मार्शल आर्ट्स है जो संगम साहित्य में उल्लेखित है, बताएंगे कट्टू वरसाई, ठीक है, का उल्लेख है, जिसका अर्थ है खाली हाथ से संग्राम, ठीक है, मतलब इसमें शस्त्र वगैरह नहीं होते, खाली हाथ से संग्राम होता है। यह श्रीलंका, मलेशिया के उत्तरी पूर्वी भाग में काफी लोकप्रिय है। इसे सिलंबम के एक निशस्त्र घटक के रूप में जाना जाता है। तो सिलंबम में तो हथियार प्रयोग होता है ना, लाठी का, लेकिन इसमें है ना खाली हाथ में, मतलब निशस्त्र घटक है एक प्रकार से इसी का, मतलब ये कट्टू जो वरसाई है ये उसी का एक रूप है सिलंबम का, लेकिन उसमें हथियार होता है, इसमें हथियार का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए, इसके अलावा अगर हम एक दो मार्शल आर्ट्स की ओर बात करें तो देखिए, एक मार्शल आर्ट्स है किक फाइटिंग, ये एक प्रकार का मार्शल आर्ट्स कह सकते हैं, एक प्रकार का हम इसे स्पोर्ट्स कह सकते हैं, खेल कह सकते हैं। तो ये किस राज्य का है भाई,
ये नागालैंड का है। तो नागालैंड का कौन सा है? किक फाइटिंग है ना। नागा, देखिए नागा मतलब नाग, नाग मतलब सांप। जब हम सांप को देख लेते हैं हमारे नजदीक तो हम उससे लात मारने की कोशिश करते हैं, अक्सर आप देखते होंगे। तो देखिए किक, किक मतलब है किक मारना, ठीक है। तो किक मतलब नागा, ठीक है। तो ये किक फाइटिंग कहाँ का हो गया है? नागालैंड का हो गया है। इसके अलावा आप एक याद कर सकते हैं गराडी माने, और गराडी माने कहाँ का है भाई? ये कर्नाटक का है, ठीक है। तो ये भी आप याद कर सकते हैं। आगे देखिए, अब हमने जो टॉपिक पढ़ा था मार्शल आर्ट्स में, और अब कुछ क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मार्शल आर्ट्स पे क्वेश्चन नंबर 1 देखिए भाई, भारत के निम्नलिखित मार्शल आर्ट्स पर विचार करें। तो हमें यहाँ पे कुछ मार्शल आर्ट्स दिए हैं, उन पे विचार करने हैं। तो पहला देखिए कौन सा है? कलारीपयट्टू, सिलंबम और गटका। तो 3 मार्शल आर्ट्स हमें दिया है, अच्छी बात है। आगे देखिए, नीचे दिए गए कौन से ब्रिटिश शासन में प्रतिबंधित थे? तो हमें जो ये 3 मार्शल आर्ट्स दिए हैं और पूछा है इनमें से कौन से ब्रिटिश शासन में प्रतिबंधित थे। तो भाई देखिए, एक तो ब्रिटिश शासन में ये था कलारीपयट्टू, कहाँ का है? केरल का। कैसे ये, कैसे केरल? एक था थांग था, कौन सा है? थांग था। ये कहाँ का था भाई? ये मणिपुर का था। मणिपुर मतलब मणि, और मणि मतलब मांगना, तो मांग मतलब थांग, ठीक है। और एक मार्शल आर्ट्स कौन सा था? एक था सिलंबम, और सिलंबम कहाँ का था? तमिलनाडु का है। सिल और मिल, है ना, सिल मिल, ठीक है। तो ये तमिलनाडु का था। तो अब देखिए, तो यहाँ पे ये प्रतिबंधित था भाई, ये सही है, ये रहा। सिलंबम ही प्रतिबंधित था, थांग था भी था, लेकिन अभी थांग तो था ही नहीं, गटका है, जबकि गटका अंग्रेजों द्वारा प्रतिबंधित नहीं था। तो अब आपका आंसर क्या जाएगा? ए में है ए और 2, ए और 2, तो यही आपका आंसर होगा। तो पहले में जो आंसर आएगा वो ए सही है, ठीक है। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसका मेल सही ढंग से नहीं किया गया है? तो कौन सा सही ढंग से मेल नहीं किया गया? तो कलारीपयट्टू केरल, ये तो सही है भाई, के से ये और के से केरल। गटका पंजाब में है, ये भी सही है, सिखों द्वारा ये इस मार्शल आर्ट्स को शुरू किया गया। सिलंबम कर्नाटक, ये गलत है भाई, ये मेल नहीं खाएगा, क्योंकि इसकी शुरुआत तो कब हुई, कहाँ हुई है? तमिलनाडु में हुई है, सिल मिल, है ना। काठी सामू आंध्र प्रदेश में, ये सही है भाई। आंध्र मतलब आंधा, और आंधा हमेशा लाठी लेके चलेगा, लाठी मतलब है काठी, ठीक है। तो अब आपका आंसर क्या जाएगा? सी। तो सी सही होगा, ये सही ढंग से मेल नहीं खाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, थांग था मार्शल आर्ट्स से संबंधित कुछ यहाँ पे कुछ बातें की गई है, तो इनमें से विचार करें और आपको बताना है कि कथन सही है। तो देखिए, इसकी उत्पत्ति अरुणाचल प्रदेश में हुई है। तो भाई इसकी उत्पत्ति अरुणाचल प्रदेश में तो नहीं हुई, इसकी उत्पत्ति हुई है मणिपुर में। कहाँ हुई है? मणिपुर में। मणिपुर मतलब है मणि, और मणि हमेशा मांगते रहते हैं, तो थांग मतलब मांग, और मांग मतलब हो गया थांग। तो अब देखिए, इसकी उत्पत्ति यहाँ तो नहीं हुई भाई, तो ये कथन गलत है, आपको सही बताना है, ठीक है। इसे ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया, ये सही है भाई, इसको प्रतिबंधित कर दिया। हो सकता है कि इसकी उत्पत्ति 500 ईसा पूर्व के आसपास हुई हो, ये गलत है भाई, इसकी 500 ईसा पूर्व के आसपास नहीं हुई। जब एक प्रकार से जो असम के राजा, मतलब जो मणिपुर के जो राजा थे, इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ इसका प्रयोग किया, तो इसके 500 ईसा पूर्व तो नहीं होगा, ठीक है। तो आपको बताना कौन सा कथन सही है। तो भाई आपका कथन तो 2 ही सही है, केवल दो, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। तो केवल 2 सही है, बाकी सारे कथन आपके गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मार्शल आर्ट छऊ लोक नृत्य का आधार है भाई? तो छऊ लोक नृत्य का आधार कौन सा है? परिखंडा। परिखंडा कहाँ का है? बिहार का है भाई। कैसे पता चला? परी हमेशा हार पहनेगी, तो बिहार हार, ठीक है। 5 देखिए, निम्नलिखित में से कौन से मार्शल आर्ट्स में से एक अवलंब के रूप में तीर धनुष का उपयोग किया जाता है? तो वो था थोड़ा। थोड़ा मतलब कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश। थोड़ा मतलब थोड़ा थोड़ा हिमालय बढ़ रहा है, तो हिमालय मतलब क्या है? हिमाचल प्रदेश। तो देखिए यहाँ पे कौन सा जाएगा? डी। तो आपका डी सही होगा, थोड़ा। थोड़ा मतलब थोड़ा कहाँ का? हिमाचल प्रदेश का, इसमें तीर धनुष का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, संगम साहित्य में निम्नलिखित में से किस मार्शल आर्ट्स को उल्लेख है? तो संगम साहित्य में है कट्टू वरसाई, तो ये आपका सही होगा। ये कहाँ का है भाई? तमिलनाडु का मार्शल आर्ट्स है, ठीक है। सरित सरक
किस राज्य का लोकप्रिय मार्शल आर्ट्स है भाई? तो सरित सरक और थांग ठा ये कहाँ के है? मणिपुर के। तो आपका बी सही होगा। सरित सरक तो कैसा है? निशस्त्र है भाई, ये कैसा है? निशस्त्र है। जबकि जो थांग था जो मणिपुर का था वो कैसा था भाई? आपका शस्त्र मार्शल आर्ट्स था। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8, भारत की निम्नलिखित में से किस मार्शल आर्ट्स को सभी मार्शल आर्ट्स की जननी कहा जाता है? तो आपका आंसर आ जाएगा कलारीपयट्टू। तो ये जो मार्शल आर्ट्स है ये केरल का है, जो सभी मार्शल आर्ट्स की जननी के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मार्शल आर्ट्स पंजाब और पश्चिम बंगाल राज्य में प्रचलित होता है भाई? तो ये आपका आंसर आ जाएगा लाठी। तो पुलिस वाले लाठी प्रयोग करते हैं ना, है ना, पुलिस वाले लाठी प्रयोग करते हैं। तो लाठी कहां से पकड़ते हैं? पंजा मतलब पंजाब, पीछे मारते पीठ पे, पीछे पीठ मतलब पश्चिम बंगाल, पीठ पीछे पीछे मतलब पश्चिम बंगाल। तो आंसर आ जाएगा आपका लाठी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, पारंपरिक खेल मल्लखंभ किस राज्य का राजकीय खेल है? तो राजकीय खेल कहाँ का है भाई? ये मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश ने 2013 में इसे राजकीय खेल घोषित किया था। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हमारे पास ये 4 पुस्तक मैंने आपको शुरुआत में भी चर्चा की थी, दोबारा कर लेते हैं। चारों पुस्तक एसके पब्लिकेशन की है। ये एसएससी जीडी कांस्टेबल की गाइड है, ये पेपर सेट है, और ये सामान्य ज्ञान एसएससी जीडी और एमटीएस के लिए है, और जो ये है सामान्य ज्ञान व्रत है जो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए है। धन्यवाद। इस एग्जाम के लिए एसके बुक सभी शॉप पर ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम एसएससी जीडी और अन्य सभी भर्तियों संबंधी इंपॉर्टेंट जानकारियां और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।